नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आज उसी कड़ी में हम फिर से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर सामने आए हैं। इस प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से हम अवगत कराएंगे, तो आप तन्मयता के साथ मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहें और अन्य अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे हम चलते हैं इस डिस्कशन में आगे। हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो उससे रिलेटेड होंगे। जो आपको पता ना हो आप उनको नोट कर लीजिएगा, जो पता हो उनको स्मरण रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, यानी हमेशा का मतलब एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है। शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, ऐसे जब इतिहास की हम बात करते हैं, बहुत सारे नगर, बहुत सारे किले, मंदिर का निर्माण किसी राजा ने करवाया, तो उनके योगदान, उस विरासत को संभालने में जो हमारी सरकारें हैं काम कर रही हैं, तो जो भी चर्चा में विषय वस्तु रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। उन्हीं से संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है शाहजहानाबाद नगर की। दोस्तों, ये नगर एक्चुअल में भोपाल में है और भोपाल में जो नगर बसाया था उसका नाम था नवाब शाहजहां बेगम। यानी भोपाल में बेगमों ने भी शासन किया है और उन बेगमों के शासन काल में भी अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए। तो जो भोपाल रियासत थी, भोपाल रियासत में अफगान सरदार जो था दोस्त मोहम्मद खान, उसने 1723 में भोपाल राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो भोपाल जो रियासत है, ठीक, उसकी रियासत, ठीक है, तो जो स्थापना की थी 1723 में, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। और यही दोस्त मोहम्मद खान अफगान सरदार था और जो लास्ट हिंदू रानी थी, रानी कमलापति, जिनके नाम से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण सरकार ने किया है, उनके बाद ये दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की सत्ता संभाल ली थी। हालांकि भोपाल के संस्थापक थे राजा भोज, उन्हीं के नाम पर भोजपाल पड़ा, अब इसको भोपाल कहते हैं। तो शाहजहां बेगम भोपाल के जो नवाब रहे, दोस्त मोहम्मद खान से लेकर के अंतिम जो शासक थे भोपाल के, ठीक है, वहां तक शासन हुआ। उनके बीच में जो बेगमों ने शासन किया, शाहजहां बेगम, कुदसिया बेगम, ठीक है, गौहर बेगम, खुसरो जहां बेगम, इन्होंने शासन किया। तो शाहजहां बेगम ने शाहजहानाबाद एक नगर बसाया था, वो पूछा गया है प्रश्न, तो आप सीधा याद रखिएगा कि शाहजहां बेगम ने निर्माण कराया था। ठीक है, और जो भोपाल में लाल कोठी है जिसको राजभवन कहते हैं, उसका निर्माण भी इसने शाहजहां बेगम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और संबंधित क्षेत्र है, ये बताना है। यानी हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे महान वीर वीरांगनाओं ने अपने योगदान से देश की आजादी के लिए अपना प्राण उत्सर्ग किया, प्राणों का न्यौछावर किया, तो उनका नाम जब हमारा 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं, तो देश हो या प्रदेश हो, जहां भी ऐसे नायक आदिवासी रहे हों या सामान्य, उन सबका योगदान हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। और देश ऐसे महान शहीदों की शहादत का हमेशा ऋणी रहेगा और जिनके शहादत से हमें आजादी मिली। तो तात्या टोपे 1857 की क्रांति में कानपुर, झांसी, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग में रहे और विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। शहादत खान जो थे, शहादत खान, ये महू, इंदौर, छावनी में इन्होंने विद्रोह किया, बिल्कुल सही है। नारायण सिंह, इन्होंने रायपुर में विद्रोह किया, सही है। शेख रमजान, ये सागर में किया था विद्रोह, इन्होंने सागर जिले में, ठीक है। और वहां जो है घोड़े पे सवार सैनिक थे, अश्वारोही सैन्य टुकड़ी का इन्होंने नेतृत्व किया था, इनका नाम था शेख रमजान। इसलिए ये आंसर हो जाएगा, यदि सही सागर होता तो सही होता, यहां मालवा है इसलिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 1906 में मध्य प्रदेश के कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, देश की आजादी से पहले एक बहुत बड़ा संगठन था जो देश में राष्ट्रीय एकता के बीज को बोने का काम किया, देशवासियों में राष्ट्रीय प्रेम का संचार किया,
देशवासियों में नेतृत्व की भावना को विकसित करने का संगठन साबित हुआ। और वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई थी, वह पार्टी आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में दिखाई देती है। तो वो जो कांग्रेस पार्टी थी, वो जो कांग्रेस संगठन था, वो देश के भारतवासियों का, संपूर्ण भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था। और दूसरे साइड थी अंग्रेज सरकार। तो उस कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1906 में हुआ था। और वह 1906 में जो अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस का प्रांतीय मतलब प्रांत स्तर पर था, वो हुआ था जबलपुर में। और जबलपुर में जो अधिवेशन हुआ था, यहीं से मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात होता है, आरंभ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा? जबलपुर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति में सागर से किस सेनानी ने विद्रोह किया था? तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, इसको देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिनको हम वीडी सावरकर भी कहते हैं। तो सागर में जो विद्रोह करने वाले सेनानी थे, उनका नाम था शेख रमजान। अभी हमने पिछले प्रश्न में ये जोड़ा जो गलत था उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये शेख रमजान। दुर्गा शंकर मेहता जी ने सिवनी में विद्रोह किया था, दिलहन शाह ने नरसिंहपुर में, सुरेंद्र शाही ने संबलपुर में, तो शेख रमजान कहाँ थे? सागर में थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेख रमजान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करें। तो दोस्तों जोड़ा दिया हुआ है और ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हो या व्यापम से संबंधित जो परीक्षाएं हैं और केंद्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें जीवन अगर कोई महत्वपूर्ण जो आंदोलन था उससे संबंधित नायकों के नाम भी पूछे जाते हैं। यहाँ पास हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य की होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है ये, तो हमें ध्यान रखना है। इसमें से गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म का जब हम चयन करें तो सबसे पहले देखें कि कौन सा सेनानी किस क्षेत्र से संबंध रखता है। शंकर शाह गढ़मंडला के विद्रोही थे अंग्रेजों के खिलाफ, बिल्कुल सही है। टांटा भील खरगोन में यानी पश्चिमी निमाड़ में नेतृत्व किया, इनको इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भंवरकुआं चौराहे का नाम भी इनके नाम का किया है। श्री बहादुर एवं देवी सिंह मंडला में विद्रोह किया, बिल्कुल सही है। राजा ठाकुर प्रसाद रायपुर, राजा ठाकुर प्रसाद जी ने राघवगढ़ में किया था, राघवगढ़ में। ठीक है, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ रियासत में इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ रियासत के राजा थे और इन्होंने रायपुर में राघवगढ़ में विद्रोह किया था, राघवगढ़ रियासत में। इसलिए ये वाला जोड़ा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो स्थित चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों हमारा भारत धार्मिक विविधता वाला देश है और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता में भारत की सांस्कृतिक विविधता के अंश विद्यमान दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक प्रतिमान है खजुराहो के मंदिर समूह। खजुराहो मंदिरों का निर्माण, जिसके टोटल 85 मंदिर थे, जिनका निर्माण 950 से 1050 एडी के बीच, 950 से 1050 एडी के बीच चंदेल राजाओं ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। चंदेलों का जो शासन था वो बुंदेलखंड क्षेत्र में था। ठीक है, तो उन राजाओं ने खजुराहो के जो मंदिर समूह है, 85 मंदिर, वर्तमान में 25 मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, बाकी मंदिर जो है नष्ट हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो भी मंदिर हैं उनमें से जो चित्रगुप्त मंदिर था उसका निर्माण करने वाले शासक थे गंडदेव, या इनको कहा जाता है धंगदेव। ठीक है, तो ये महान शासक थे चंदेल वंश के। इन्होंने चित्रगुप्त मंदिर या गंडदेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। उनका नाम था गंडदेव या धंगदेव। ठीक है, नाम याद रखिएगा। राजा भोज परमार वंश के शासक थे। विद्याधर और परमर्दी देव ये जो है चंदेल वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और खजुराहो के मंदिर की यदि बात करें तो देश में जो यूनेस्को साइट हैं
उनमें से मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर समूहों को यूनेस्को विरासत सूची में 1986 में स्थान दिया गया था। तो ये मध्य प्रदेश का एक यूनेस्को धरोहर स्थल है और खजुराहो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है और इसको शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। स्कल्पचर, मूर्ति कला, स्थापत्य कला में यहाँ जो कलाकृतियां हैं, इसके कारण खजुराहो को मध्य प्रदेश की शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है और चंदेलों ने बनवाया था। जबलपुर में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वशासन और स्वराज्य की स्थापना करने के लिए जिस तरीके से एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना करी, आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से देश में स्वशासन स्थापित करने के लिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा पाने के लिए जबलपुर में भी यह आंदोलन की शुरुआत हुई और उसकी शुरुआत 1915 में हुई। ध्यान रखिएगा, 1915 में ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये जो मंगल पांडे शब्द है, ये अपने आप में एक बड़ा पर्याय है। देश में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे जी ही थे, जिन्होंने बैरकपुर छावनी में रहते हुए वहां जो कारतूस थे उसको मुंह से काटने पर इंकार कर दिया, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और उन्होंने धार्मिक भावना पर आहत समझा, यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की भावना से उन्होंने उस एक्शन को लिया और मना कर दिया कि हम कारतूस मुंह से नहीं काटेंगे। जब पुलिस ने दबाव बनाया, सैनिकों ने दबाव बनाया, अफसरों ने, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी और बाद में उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे देश के प्रथम शहीद थे। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में पहला मंगल पांडे किसे कहा जाएगा? यानी मध्य प्रदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, मध्य प्रदेश में जो क्रांति हुई, उसमें शहादत देने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? तो उनका नाम था कुंवर चैन सिंह। और कुंवर चैन सिंह जो है नरसिंहगढ़ रियासत के राजा थे, राजकुमार थे और इन्होंने 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग मैदान में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ा और वहां शहीद हुए। ठीक, तो सीहोर के दशहरा बाग मैदान में इनकी छतरी भी है और इनके नाम से स्मारक भी बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन शहीदों के बलिदानों से ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनको इतिहास में दर्ज नहीं मिला, इतिहास में नाम नहीं मिला, लेकिन उनका योगदान सदैव अमर रहेगा। ठीक है, इसीलिए शहीदों की कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो दोस्तों, हमें अपने देशवासियों को देश के अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। ठीक, ये कौन सा युग्म असुमेलित है? ये नया प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म असुमेलित है, मतलब सही जोड़ा नहीं है। तो सीधा बताएंगे हम, छिंदवाड़ा में भील जनजाति नहीं निवास करती, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति, गोंड बैगा हो सकती है। भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भील जनजाति जो है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब मालवा, ठीक है, और उसमें भी झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी यहाँ ज्यादा है। मंडला में गोंड है, सही है। शिवपुरी में सहरिया है, सही है। तो कुल मिलाकर पहला असुमेलित है, पहला क्या है? जोड़ा, गलत है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कौन सा असुमेलित युग्म कौन सा है? तो दोस्तों, इतिहास में जो भी लड़ाइयां होंगी उनका समझौता होगा, उसको संधि कहा जाता है। तो जिस समझौते के साथ संधि समाप्त होती थी उसको दो पक्षों में किया जाता था, उन्हीं में से पूछा गया है असुमेलित युग्म कौन सा है। मंदसौर की संधि मल्हार राव होलकर के साथ हुई थी अंग्रेजों की, ये बिल्कुल सही है। ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया के साथ हुई थी। अंग्रेजों की दौरा सराय की संधि पेशवा बाजीराव और निजाम के बीच हुई थी, पेशवा बाजीराव और निजाम के बीच हुई थी। जब भोपाल का युद्ध लड़ा गया था, पेशवा बाजीराव ने उसको हरा दिया था। और राजपुर घाट की संधि जो है ये यशवंत राव होलकर के साथ हुई थी।
सॉरी, इसमें दोस्तों ये 1805 में हुई थी संधि, और इस संधि के तहत होलकरों ने चंबल यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में अपना शासन क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, यानी वहां से अपना अधिकार वापस ले लिया था। ये संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो राजपुर घाट की संधि हुई। आगे बढ़ते हैं। इंदौर का प्रसिद्ध सराफा कांड। तो दोस्तों इंदौर के सराफा बाजार में 6 सितंबर 1942 को कुछ लोग शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, और वहां एक मगनलाल ओसवाल जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोली लगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी शहीद हो गए। तो ये सराफा कांड के नाम से फेमस हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। असुमेलित युग्म का चयन करें। इसका मतलब कि गलत कौन सा है, तो इसमें गलत कौन सा है ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए, लोक रंग महोत्सव आदिवासी लोक कला, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी समूह निवास करते हैं, और मध्य प्रदेश की जो आदिवासी कला अकादमी है भोपाल में, उसके तत्वाधान में ये आयोजित किया जाता है, और ये भोपाल में आयोजित किया जाता है, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, सही है। आमिर खान समारोह इंदौर में, सही है। ठीक, तो बाकी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, असुमेलित है, गलत है। एडवर्ड म्यूजियम, दोस्तों इसके बारे में क्या सही होगा, किसका प्राचीन नाम है? किंग एडवर्ड के नाम पर एडवर्ड म्यूजियम का निर्माण या स्थापना की गई थी गुलाम भारत में, यानी ब्रिटिश भारत में। उसका प्राचीन वर्तमान नाम है मध्य प्रदेश पुरातत्व संग्रहालय भोपाल, और यहाँ जो है बहुत सारी चीजों को संग्रहित करके रखा गया है, और यह पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है, और इसी का पुराना नाम क्या था? एडवर्ड म्यूजियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक तरफ नाम दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है जिले का नाम। ये जो नाम है इधर ये इन जिलों के पुराने नाम है, प्राचीन नाम, प्राचीन काल में जो नाम से जाने जाते थे। वत्स को, ग्वालियर को वत्स के नाम से जाना जाता था। अनूप को पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। ठीक है, अनूप मतलब पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, इनको कहा जाता था। नलपुर को नरवर या शिवपुरी में नरवर है, जहां राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से संबंध में किले भी हैं। तुंडीकर दमोह को कहा जाता था। तो इस तरीके से इसका जोड़ा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, बहुत सारे आंदोलन हैं, विद्रोह हैं, और उनसे संबंधित प्रमुख स्थान है। कहाँ हुआ था? तो कोई भी आंदोलन का स्थान होगा, हमें उनका जोड़ा मिलान करना है। जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था सिवनी में, 1930 में हुआ था। यहाँ जो है आदिवासी जनों पर जो अत्याचार होता था, उन्होंने जंगलों पर अधिकार करने के लिए, जंगल की संपत्ति पर अपना कब्जा रखने के लिए लाठी लेकर चल दिए थे, और जंगल को बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। चावल आंदोलन का संबंध रीवा से था। सराफा कांड का संबंध इंदौर से है। चरण पादुका गोलीकांड का संबंध कहां से है? छतरपुर से है। ठीक है, चरण पादुका गोलीकांड, ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री आनंद सिंह श्याम के संदर्भ में जो है क्या बताना है, कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आनंद सिंह श्याम एक चित्रकार हैं, आदिवासी चित्रकार हैं, और इन्होंने पशु पक्षी, ये असत्य है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, ध्यान रखना है। आनंद सिंह श्याम के बारे में पूछा है, तो पशु पक्षी और पेड़ पौधों के चित्र बनाते हैं, यानी प्रकृति चित्रण के लिए फेमस हैं, बिल्कुल सही है। वे चित्रों को गहरे रंग से आड़ी खड़ी रेखाओं से घेर देते हैं, ये भी अच्छा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे जनजाति देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, ये गलत है। ये जो कलाकार हैं, ये जो चित्रकार हैं, ये प्रकृति चित्रण के बारे में ज्यादा अच्छे से प्रदर्शित करते हैं,
लेकिन जो हिंदू देवी देवता हैं, आदिवासी देवता हैं, उनके बारे में जो चित्रण करने का काम करते हैं उनका नाम है सुमेर सिंह गोंड। ठीक है, सुमेर सिंह गोंड। ये जो कलाकार हैं, ये जो चित्रकार हैं, ये जो है इसमें महारत हासिल है इनको, और ये देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं। ऊपर की दोनों लाइनों के संबंध में श्याम जी सही हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीमती अनसुईया उइके। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में चर्चित है। कल ही सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले, 7 राज्यों के राज्यपाल बदले, ट्रांसफर किया यहां से वहां, और 6 की नई नियुक्ति की। तो कुल इस प्रकार से 13 राज्यपालों का जो है नया पदभार हुआ है। तो ध्यान रखेंगे श्रीमती अनसुईया उइके जी, इनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही, बिल्कुल रही हैं। अभी इनको हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है, अभी तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, ये आदिवासी महिला है, और अब इनको सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। यानी राष्ट्रपति ने क्या किया है, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1957 में जन्मी है। ये मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद में भी शामिल रही हैं। जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, उस समय ये महिला बाल विकास मंत्री के रूप में इनको पद मिला था। इस तरीके से ये सारे कथन जो है पुष्ट करते हैं, स्पष्ट करते हैं और सही हैं। ठीक है, हाँ, जमुना देवी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करें। तो दोस्तों जमुना देवी जी के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म धार में हुआ था और सरदारपुर में हुआ था। ठीक है, धार में सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है। ये प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं। वे लोकसभा तथा राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं, तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ये भी सही है। वे लोकसभा राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं, यानी ये सभी सही हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जमुना देवी जो है प्रथम महिला विपक्ष की नेता भी रही हैं, जमुना देवी 2008 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंजारी जो बोली है कहाँ बोली जाती है, तो निमाड़ी, मालवी, ब्रज भाषा। तो इसमें जो बंजारी बोली है राजस्थान में बोली जाती है, और निमाड़ी बोली जाती है कहाँ, निमाड़ यानी खंडवा खरगोन में। मालवी बोली जाती है सीहोर मंदसौर में यानी मालवा में। ब्रज भाषा बोली जाती है ब्रज क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश, और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है तो ग्वालियर क्षेत्र आएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी सन 1923 में। होलकर शिक्षा मिशन के तहत इसको स्थापित किया गया था होलकरों द्वारा, और यह जो है प्रदेश के पर्यटन में एक विशिष्ट स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया है लोकनाट्य और एक तरफ दिया है स्थान का नाम। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सा लोकनाट्य कहाँ है। दोस्तों ये लोकनाट्य एक प्रकार से लोक में प्रचलित नाटक है जिनका अभिनय किया जाता है, और इसमें अभिनय और गाना दोनों शामिल होता है। ठीक, तो ये लोकनाट्य जो है किस क्षेत्र से रिलेटेड है ये बताना। माच जो है मध्य प्रदेश का भी राज्य लोकनाट्य है, और ये मालवा में बेसिकली होता है। राई स्वांग ये बुंदेलखंड में होता है। पंडवानी कहाँ होता है, बघेलखंड में। गम्मत होता है निमाड़ में। तो इस तरीके से इसका मिलान हम कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस कला के लिए मोहम्मद खत्री जाने जाते हैं। तो दोस्तों शिल्पकारिता के लिए, यानी स्कल्पचर के क्षेत्र में ये फेमस है, मोहम्मद बिलाल खत्री। ठीक, एमपी के हैं ये। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब विवाह होता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो दीवारों पर चित्रकारी कर दी जाती है उन चित्रों को हम कहते हैं मूर्ते। ठीक है, मूर्ते कहते हैं। और ये जो है
बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ? बुंदेलखंड में। भित्ति चित्र मतलब दीवार में चित्रकारी कर दी जाती है, डिजाइन बना दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्ति। जैसे बघेलखंड में कोहबर वगैरह चित्र हैं, उनको बनाया जाता है। तिलंगा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मालवा में लड़कियों द्वारा बनाए जाने वाले संजा चित्र में किस देवता का अंकन किया जाता है? तो दोस्तों, जो मालवा क्षेत्र है वहां संजा गीत, कुंवारी लड़कियां जो होती हैं कुंवार माह में, ये जो है 14 दिन तक लगातार पूजा करती हैं शिव पार्वती की, और पार्वती माता की चित्र जो है वहां अंकन किया जाता है, और शिव भगवान को भी आराधना की जाती है। और ये कुशल वर के लिए, मतलब इनकी शादी एक अच्छे वर से हो, ऐसा संबंध इस संजा गीत और संजा पर्व से माना जाता है, ठीक है। तो संजा पर्व कहाँ होता है? मालवा में। उसी को बुंदेलखंड में बम्बुलिया या मामूलिया कहते हैं, ठीक है। तो मालवा में पार्वती माता की पूजा करते हैं ये महिलाएं, जो लड़कियां हैं, कुंवारी कन्याएं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का संघ भेद अभिलेख का संबंध किस स्थल से है? तो दोस्तों, ये संघ भेद अभिलेख जो है काकनाबाद से है। काकनाबाद का जो वर्तमान नाम है सांची, ये सांची का पुराना नाम है काकनाबाद। काकनाबाद या काकणाय पर्वत, ठीक है। और यह सांची में है। सांची कहाँ है? रायसेन में है। सम्राट अशोक ने यहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 300 BC में एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया था, ठीक। और सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। इसी में संघ भेद अभिलेख का मिलता है, मतलब संघ भेद ना करने के लिए, मतलब जो संघ है, धम्म है, उसमें लोगों में एकता बनी रहे, इसके लिए भी इसने यहाँ नियमों को लिखवाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति व्यक्तित्व में शंकर साहे का संबंध किससे रहा है? इन्होंने जबलपुर में 12वीं रेजिमेंट का सैन्य विद्रोह का साथ दिया, जागीरदारों के सम्मेलन में भाग लिया, इन्होंने काव्य लेखन द्वारा अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह किया था। सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि ये जनजाति नेता गोंड वंश के शासक शंकर साह, जिनका क्षेत्र गढ़मंडला कहलाता है, इन्होंने इन तीनों कारनामों के द्वारा अपना योगदान दिया देश की आजादी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, ये नृत्य है, एक तरफ आदिवासी नृत्य और दूसरी तरफ क्षेत्र, हम इसका मिलान करना। बिलमा, विल्मा जो है बैगा जाति से संबंधित है, छेरता जो है मुड़िया जाति से संबंधित है, और विनाकी जो है भोपाल के किसानों द्वारा प्रचलित है, रागिनी जो है ग्वालियर में किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका हम सीधा मिलान कर देंगे। विल्मा नृत्य बैगा जनजाति, छेरता मुड़िया जनजाति, विनाकी कृषकों द्वारा भोपाल में, रागिनी जो है ग्वालियर में, ये नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगरिया किस जनजाति की उपजाति है? तो दोस्तों, अगरिया जो है गोंड जाति की उपजाति है, और यह आग से लोहा गलाने का काम करते हैं, इसीलिए उनको अगरिया कहा जाता है। ये जो है अपना देवता लोहासुर को मानते हैं, जो कहते हैं कि जो हमारी आग की भट्ठी है, जिसके माध्यम से हम लोहा गलाते हैं, तो उसमें हमारे देवता निवास करते हैं, उनको लोहासुर कहा जाता है। अर्थात उनके जीवन यापन का जो आधार है वो भट्ठी ही है, इसीलिए उनको अपना देवता समझते हैं। तो ये जो अगरिया है ये गोंड जाति की उपजाति है। इसके अलावा प्रधान, ओझा, ठीक है, इसके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? तो दोस्तों, जब नायक और नायिका के बीच विरह और प्रेम का वर्णन हो तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं रस। तो जहां नायक और नायिका का मिलन हो उसको संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और जब उनके बीच विलन, विलग या विछोह या वियोग का वर्णन हो उसको हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। तो वहीं जब विरह में एक स्त्री है और उसकी पीड़ा यानी उसकी दशा को वर्णित करते हुए, दिखाते हुए जो चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी की गई है बाकी की गुफाओं में। बाकी गुफाएं कहाँ हैं? बाकी की गुफाएं धार जिले में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है? धार जिले में है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पास एक तरफ दिया है नाम और दूसरी तरफ जनजाति से संबंध। ये एक्चुअल में है क्या? ये जो इधर ए साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड जो सारणी में दिया हुआ है,
ये शब्द हैं और इस जनजाति से संबंध रखते होंगे, हमें मिलान करना। घोटुल, घोटुल जो है ये पूर्व मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत और बैगाचक की इनके द्वारा की जाने में चलित खेती। बस्तर की मुड़िया जनजाति, भील जनजाति। तो जो घोटुल है युवा गृह है, युवा गृह का मतलब जहां युवक और युवतियों का मिलन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये घोटुल जनजातीय युवा गृह कहलाते हैं और यहाँ सम्मेलन के द्वारा इनका मिलन होता है, शादी ब्याह भी होते हैं। तो घोटुल युवा गृह है और ये मुड़िया जनजाति में छत्तीसगढ़ की, ठीक ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भगोरिया हाट भील जनजाति का प्रणय पर्व है। भील जनजाति में यह भगोरिया हाट किया जाता है, होली के 7 दिन पहले के अवसर पर किया जा रहा है और यह जो है भीलों के विवाह से संबंधित त्योहार है। बेवार बैगाओं द्वारा की जाने वाली झूम खेती, झूम खेती का मतलब होता है कर्तन दहन, कट्टो और जलाओ। जो स्थान खेती लायक नहीं है यानी जंगल है, उसमें पेड़ है, उनको उखाड़कर हटाकर वहां खेती की जाती है। कर्मा, कर्मा जो है जनजातियों प्रचलित नृत्य और लोकगीत है, ठीक है, पूर्वी जनजाति में जैसे गोंड बैगा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके हम। ग्वालियर के किस किले का निर्माण, ग्वालियर के किले का निर्माण, ग्वालियर का किला दोस्तों गोपाचल पर्वत पर स्थित है और चट्टान के ऊपर यानी पर्वत पर स्थित यह किला भारत में जिब्राल्टर ऑफ इंडिया यानी किलों का रत्न कहलाता है। बहुत मजबूत किला और इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था सन 525 ईस्वी में। कब करवाया था? ये जो राजा सूरज सेन हैं इन्होंने 525 ईस्वी में इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था और बाद में कई राजाओं ने इसमें, कई तेली का मंदिर है, ठीक है, और जहांगीर महल है, अनेक महल का निर्माण फिर करवाया गया, मान सिंह महल, ठीक, गुजरी महल। तो ये ग्वालियर के किले का निर्माण अगर करवाने की बात पूछे तो राजा सूरज सेन है, ग्वालियर में है। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी के महल में कौन सी इमारत नहीं है दोस्तों? चंदेरी कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर जिले में स्थित है और इस चंदेरी को हम चंदेरी की साड़ियों के नाम से भी फेमस है, चंदेरी की साड़ियां, ठीक। तो यहाँ जो इस इमारत है वो कौन कौन सी है? हवा महल है, सही है, नौखंडा महल भी यही है, जौहर कुंड यही है। यहाँ जो राजपूत रानियां होती थी, जब राजा हार जाते थे तो उसी जौहर में सामूहिक रूप से अग्नि के कुंड में कूद जाती थी, आत्मदाह कर लेती थी। लेकिन सप्तखंडा महल कहाँ? दतिया में है। सप्तखंडा महल दतिया में है, इसलिए ये आंसर इसका गलत हो जाएगा, ठीक। जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसकी हमने बात की पिछले प्रश्न में। 1930 में सिवनी में और बैतूल में। कहाँ हुआ था ये? तो सिवनी में भी हुआ था, सिवनी में जंगल सत्याग्रह, और घोड़ा डोगरी बैतूल, ठीक है, कहाँ हुआ था ये? घोड़ा डोगरी बैतूल जिले में और सिवनी जिले में ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता जी ने नमक सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। घोड़ा डोगरी बैतूल में गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू जनजाति के जो नेता थे उन्होंने विद्रोह किया, नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं। रायसेन स्थित सांची का पुराना नाम क्या था? तो हमने पुराने प्रश्न में एक बात की, रायसेन में जो सांची है, सांची को सन 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसका पुराना नाम था काकनाबाद, ये महात्मा बुद्ध के समय। और सांची में जो स्तूप है वो बहुत बड़ा स्तूप है, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये बौद्धों का तीर्थ स्थल है। क्यों फेमस है? यह जो है महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य महामोदगलायन और सारिपुत्र, उनकी हड्डियों के अवशेष यहाँ सुरक्षित रखे गए थे, उन्हीं पर स्तूप बना है और इसका पुराना नाम क्या है? काकनाबाद। 1989 में यूनेस्को धरोहर सूची में नाम मिला, इसको स्थान मिला, ठीक है। प्रसिद्ध एरण अभिलेख, एरण अभिलेख जो है दोस्तों, अभिलेख जो होते हैं किसी भी शिला में, किसी भी मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए लेख होते हैं, उनको हम अभिलेख कहते हैं। और
ये जो एरन अभिलेख है ये गुप्त वंश से संबंधित है और यह जो अभिलेख है ये गुप्त वंश से संबंधित है और यह सागर में प्राप्त हुआ है। ये कुमार जो भानुगुप्त राजा थे, भानुगुप्त राजा जो भानुगुप्त थे उनका एक जो मंत्री था या सेनापति के हैं तो उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक, तो सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला अभिलेख कौन सा है? एरन अभिलेख। शासक भानुगुप्त, उसका एक मंत्री था, उसकी पत्नी सती हो गई थी, जब उसकी मृत्यु हो गई थी उसका साक्ष्य यहां मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वसुधा, वसुधा पत्रिका के संपादक थे हरिशंकर परसाई जी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वसुधा पत्रिका और प्रहरी इन दोनों के संपादक थे हरिशंकर परसाई जी। और हरिशंकर परसाई जी जो व्यंग्यकार है, लेखक हैं, हिंदी के महान कवि हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोपाल का जलियांवाला बाग कांड किसको कहा जाता है? 14 जनवरी 1949 को। तो दोस्तों इतिहास में कई बार ऐसा संयोग होता है कि जब कांड अपने आप को दोहराता है। 14 जनवरी को 1931 को चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर में हुआ था, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जिसमें 6 आदिवासियों की मृत्यु हुई थी गोली लगने पर पुलिस के द्वारा। 1949 में भी 14 जनवरी को दिन यानी मकर संक्रांति के दिन 1949 में कुछ स्थानीय लोग थे और भोपाल नवाब की सेना, भोपाल नवाब की सेना और स्थानीय नेता, स्थानीय लोग, इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे तिरंगा फहराने के लिए दोनों में झड़प हो जाती है समूह में और ये नवाब की सेना बंदूक चला देती है, स्थानीय लोग कुछ मारे जाते हैं, जिसको भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत भवन की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई थी? तो भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है और इसकी स्थापना सन 1982 में औपचारिक रूप से की गई थी। ध्यान रखिएगा, 14 फरवरी 1982। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं के संदर्भ में मामूलिया इंगित करता है। तो मामूलिया क्या है? लोक चित्रकला है। जैसे हमने बताया बम्बुलिया या मामूलिया, ये बुंदेलखंड में कुमार मास में जो कुमारी कन्याएं हैं अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और पार्वती की आराधना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं और दीवार में चित्र बनाकर उसकी पूजा करती हैं, लगातार फूल माला भी चढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये लोक चित्रकला है, बुंदेलखंड में प्रचलित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। तो दोस्तों मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो है रायसेन जिले में स्थित है। बहुत सारी गुफाएं जैसे भीमबेटका की गुफाएं 500-600 शिला जो रंगीन चित्रित गुफाएं हैं, ये आदिमानव कालीन गुफाएं हैं, रायसेन में है, जिसको 2003 में यूनेस्को धरोहर सूची में स्थान मिला। उसी तरीके से प्रदेश में अन्य जगह भी बहुत सारी गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफा, बाघ की गुफा, ठीक है, सारामारू की गुफा। तो ये मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ है? रायसेन जिले में है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति। तो दोस्तों ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति शब्द है, ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति शब्द है, ये बताता है कि ऐसी जनजाति जिसकी जनसंख्या कम हो रही हो या ऐसी जनजाति जिसके आर्थिक साधन बहुत कम हो, कमजोर हो, उसके उन्नयन के कुछ प्रयास किए जाएं, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो अन्य क्षेत्रों में नहीं हो। ऐसे में सरकार उनकी खेती की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनकी जनसंख्या का अनुपात उसी अनुपात में बढ़ता रहे एक निश्चित दर से, इसके लिए प्रयास करती है। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इनको लाभ प्रदान करने का काम करती है सरकार। तो ऐसी जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, इनके लिए कई बार जो एसटी कमीशन है उसने सिफारिश भी की थी। उसी क्रम में एमपी में तीन विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई। वो है बैगा और एक है सहरिया और एक है भारिया। ठीक है,
ये जो बैगा जनजाति है पूर्वी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है। सहरिया जनजाति उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। भारिया जनजाति दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ठीक है, सिवनी, मंडला, यहाँ निवास करती है। तो इस तरीके से हम सहरिया जनजाति को इसमें पाते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट घाटी। पातालकोट का जो जंगल है वो भारिया जनजाति का निवास स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि यह धरातल से काफी गहरा है और इस गहराई में स्थित घाटी के अंदर भारिया जनजाति निवास करती है। और भारिया जनजाति जो निवास करती है पातालकोट में, वह पातालकोट का जंगल या पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में आता है। किस जिले में आता है? छिंदवाड़ा जिले में आता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, और अनुसूचित जाति लिखा हो तो शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है, एससी। ये एसटी हैं। पूछा गया है कितने वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों इनका जो जनगणना है ये 2011 की जनगणना के अनुसार 21.10% है। तो ये लगभग 100% का लगभग 20%, यानी 100 में अगर आप 5 का भाग दोगे 20 आएगा, 105 में 5 का भाग दोगे तो 21 आएगा। तो अंदाजा लगभग अनुमान के अनुसार 1/5 यानी 5 हिस्से में 1 हिस्सा किसका है? एसटी का है, एमपी की जनसंख्या में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बधाई क्या है? तो दोस्तों बधाई एक प्रकार का लोक नृत्य है और यह बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में जब कोई अवसर होता है खुशी का, उस समय बधाई गीत गाया जाता है और उसमें लोग नाचते भी हैं, ठीक। वास्तव में ये जब किसी की बेटी का पुत्र होता है या पुत्री कुछ भी हो तो उसकी मायके में बधाई जाती है और उसको हम कहते हैं बधाव आया है, ठीक। वहां बैंड बाजा बजता है, लोग राशन देते हैं उन बैंड बाजा वालों को, नेग देते हैं, पैसा देते हैं, निछावर करते हैं। यही है लोक नृत्य, ठीक है, गाना और बजाना साथ में। चलो, पचमढ़ी के क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो पचमढ़ी के क्षेत्र में दोस्तों पश्चिमी जो दक्षिण मध्य प्रदेश है, जैसे निमाड़ है, ठीक, होशंगाबाद है, खंडवा है, खरगोन है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, ठीक। तो उसी में से होशंगाबाद में पचमढ़ी है। पचमढ़ी जो है होशंगाबाद में सतपुड़ा की रानी कहलाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में एक महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत में ये पचमढ़ी उसकी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है पचमढ़ी, 1350 मीटर इसकी हाइट है। और इसी पचमढ़ी क्षेत्र में जो निवास करने वाली पर्वतीय जनजाति कोरकू है उसको बेंडोई शब्द से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? बेंडोई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसकी स्थापना सन 1985 में विधिवत रूप से की गई थी। वैसे तो 1974 में इसको दिल्ली में स्थापित किया गया था, बाद में इसको मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापित किया गया 1985 में और इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम दिया गया। यहाँ क्या है? तो यहाँ जो आदिवासी लोक कला है, मानव का किस तरीके से विकास हुआ है, एक आदिम मानव संस्कृति से एक आज आधुनिक मानव कैसे बना, पुरानी जीवन पद्धति कैसे थी, उन सबको वहां दिखाया गया है। आप कभी देखने जाइएगा तो वहां हमारे देश का प्राचीन आदि मानव कालीन सांस्कृतिक जीवन साक्षात रूप में दिखाई देगा। और यहाँ जो है बस्तर के दशहरे का पुराना वो जो रथ था उसको भी वहां दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम इसकी स्थापना को देखें तो 1985 में भोपाल में है, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे आता है, इसमें से हमें मिलान करना है जो चित्र है। ये जो चित्र है ये चित्रकला के रूप में दिखाए गए हैं, चित्र जो बनाए जाते हैं एक घरों में। सुरैती बुंदेलखंड में किया जाता है, बुंदेलखंड में। पगल्या या मांडंडिया, ठीक है, ये निमाड़ में। कोहबर बघेली में जब शादी ब्याह होती है तो जो देवालय होता है वहां जो दूल्हा दुल्हन होता है उनको ले जाते हैं और उसकी पूजा कराते हैं, उसको कोहबर कहते हैं। मोरैला जो है ये मालवा में नहीं है, ये बघेलखंड में प्रचलित है। जब बघेलखंड की
चित्रकला है, यहाँ मोर के चित्र बनाए जाते हैं, तो ये गलत है। मुरैला ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में प्रचलित है, मालवा में नहीं। हाँ, धुबेला संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों धुबेला संग्रहालय जो है छतरपुर में स्थित है। धुबेला संग्रहालय कहाँ स्थित है? छतरपुर में। ठीक है, धुबेला म्यूजियम कहाँ है? छतरपुर में, इसको ध्यान रखिएगा। चरण पादुका नरसंहार किस जिले में संबंधित है? छतरपुर से। हमने प्रश्न में बात की थी पुराने में 14 जनवरी सन 1931 को, 14 जनवरी सन 1931 को कब हुआ था ये? तो ये जो हुआ था चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को, ये छतरपुर में बहने वाली एक नदी है उर्मिल नदी। उर्मिल नदी के किनारे मेला लगा था और उस मकर संक्रांति के दिन लोगों की सभा हो रही थी। उस सभा में निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई, 6 आदिवासी मारे गए थे। इसी को कहा गया है चरण पादुका नरसंहार, और इसको मध्य प्रदेश का क्या कहा गया है? जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है इसको। चरण पादुका नरसंहार को 1931 में हुआ है, छतरपुर में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस स्थान में ब्लॉक प्रिंट साड़ियों में अद्वितीय बाटिक का काम करते हैं? तो दोस्तों ये भैरवगढ़ में है। भैरवगढ़ कहाँ है? उज्जैन में। और भैरवगढ़ उज्जैन में ब्लॉक प्रिंट में साड़ियों पर प्रिंट किया जाता है, तो भैरवगढ़ उज्जैन इसका फेमस है। ध्यान रखिएगा, भैरवगढ़ कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है। गलत जोड़ी का युग्म पर निशान लगाइए। नागपुर में, अब ये जो दिया गया है इसमें मराठा वंशों की जो श्रेणी थी वो मिलान करना है। जबलपुर में सिंधिया रहते थे, गलत। ग्वालियर में सिंधिया रहते थे। इंदौर में होलकर थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोसले थे, सही है। जबलपुर में कलचुरी वंश के शासक था, है ना। सिंधिया जो है ग्वालियर में रहते थे। डी नंबर इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अमीर वंश का संबंध। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये अमीर नहीं है, ये अहीर वंश से संबंधित है। ठीक, ये अहीर वंश, और इसका संबंध है बुरहानपुर से। राजा अहीर राजा आसा जो है, आसा नामक के राजा थे, अहीर उनका नाम था। ठीक, अहीर वंश के राजा थे आसा, जिन्होंने बुरहानपुर में जो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है, उन्होंने दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार कहलाने वाले अभेद्य किले का निर्माण करवाया था बुरहानपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अहीर वंश का संबंध बुरहानपुर से मिला, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन में कौन सी बोली का प्रचलन है? खंडवा को कहा जाता है पूर्वी निमाड़ और खरगोन को कहा जाता है पश्चिमी निमाड़। तो यहाँ निमाड़ी बोली प्रचलित है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन गलत है? संत सिंगा जी गायन निमाड़ अंचल में गाया जाता है, बेराइटा गायन बुंदेलखंड में, बिरहा गायन निमाड़ अंचल में गाया जाता है, ये गलत है। सी नंबर, बिरहा गायन अहीर जाति के द्वारा बघेलखंड में गाया जाता है और यह अक्सर दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, इसको बिरहा कहते हैं, कान में उंगली डालकर और तेजी से गाते हैं। तो ये बिरहा गायन अहीर जाति यानी यादव जाति द्वारा किया जाता है, निमाड़ में नहीं, बघेलखंड में। आगे बढ़ते हैं, किस बोली की उपबोली तिरहरी है? तो तिरहरी बोली बघेली की उपबोली है। बघेली बोली की उपबोली कौन सी है? तिरहरी। और बघेली बोली बघेलखंड में बोली जाती है। बघेलखंड का मतलब रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, और जो बांदा है, हमीरपुर है, इटावा है, उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां बघेली की एक उपभाषा है तिरहरी, उसको बोला जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल रीछगढ़ की गुफाएं। तो रीछगढ़ की गुफाएं एमपी में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। गोंड जनजाति में प्रचलित दूध लौटावा किससे संबंधित है? तो दोस्तों दूध लौटावा का संबंध मतलब है जहां आप बेटी ब्याहे हो या बेटा ब्याहे हो, वहां के लड़के लड़कियों का फिर से उसके मायके और ससुराल पक्ष में विवाह करा दिया जाना। जैसे किसी बेटी का विवाह हुआ किसी दूसरे के यहाँ, तो वहां की बेटी का विवाह जिसके यहाँ से बेटी पहले गई थी वहां के लड़के से होगा, इसको कहते हैं दूध लौटावा विवाह। और यह विवाह जो है गोंड जाति में प्रचलित है, तो विवाह से संबंधित दूध लौटावा है गोंड जाति में। कौन सी बोली एमपी में नहीं बोली जाती है? बुंदेलखंड में बुंदेली, मालवा में मालवी, गोंड जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में गोंड जाति द्वारा, कौरवी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। ठीक, कौरवी नहीं है। बघेलिन महल कहाँ स्थित है? तो राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित किया गया यह महल
मंडला में स्थित है। कहाँ है? मंडला में। ठीक है, मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? तो दोस्तों आलमगीर का दरवाजा ग्वालियर के किले में स्थित है। अनेक दरवाजा है, उसमें 4-5 द्वार हैं ग्वालियर के किले में, जिसमें से ग्वालियर दुर्ग जो है, ग्वालियर दुर्ग में आलमगीर का दरवाजा भी है। ठीक है। नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाले कलाकार जिन्हें भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम जी के द्वारा सम्मानित किया गया था, वह कलाकार है नाखून पेंटिंग के लिए फेमस है वाजिद खान। कौन है वो? वाजिद खान है। पहला नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्योंथर प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? दोस्तों त्योंथर जो है रीवा जिले की एक विकास खंड है त्योंथर, और वहां जो है रीवा में इस त्योंथर से ही अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुछ खंडहर मिले हैं बौद्ध के, बौद्ध धर्म से संबंधित, और यह जो है रीवा जिले में स्थित है। ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल डांगवाला। तो डांगवाला जो ऐतिहासिक स्थल है वो जो है उज्जैन जिले में स्थित है, जहां से हमें ताम्र पाषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये उज्जैन में है डांगवाला। टांट्या भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो इनका संबंध खरगोन से है, और खरगोन को कहा जाता है पश्चिमी निमाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी निमाड़। इनका जन्म वहां हुआ था 1842 में, खरगोन के वीरीग्राम में हुआ था, और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। पश्चिमी निमाड़ में हुआ था टांट्या भील का जन्म। उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में हुआ वह है तेली का मंदिर, और तेली का मंदिर ग्वालियर के किले के पास स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ये दक्षिण भारतीय शैली में हुआ है। तो दोस्तों मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली, और एक है वेसर शैली। नागर शैली के जो मंदिर जो हैं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में, और जो वेसर शैली के मंदिर है मध्य जो दक्षिण और उत्तर उसके मध्य जो उड़ीसा कटक यहाँ के जो मंदिर होंगे छत्तीसगढ़ यहाँ पास, ये वेसर शैली में बने होंगे। तो दक्षिण भारतीय जो शैली होती है उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक जो संरचना होती है मंदिर की वो चौकोर रहती है, चतुष्कोणीय रहती है। वही एक प्रमुख विशेषता है। जो नागर शैली के मंदिर होते हैं नीचे आधार तो चौड़ा होता है, लेकिन जो उसका सिरा होता है या तो बिल्कुल त्रिभुजाकार हो जाएगा और या तो गोलाकार हो जाएगा। ठीक, इसको हम कहेंगे नागर शैली। तो ये दक्षिण भारतीय शैली तेली का मंदिर बना है यहाँ। ठीक, या इसको आप देखेंगे तो चौकोर नीचे से ऊपर तक गया है, इसको हम तेली का मंदिर कहते हैं, और ये ग्वालियर के दुर्ग में है। गरुड़ स्तंभ कहाँ है? गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदिशा में है, और इसको जो यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, उसने विदिशा बेसनगर में भागवत धर्म स्वीकार करके भगवान विष्णु को समर्पित बेसनगर में गरुड़ स्तंभ उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, गरुड़ स्तंभ उत्कीर्ण कराया था, जिसको खाम बाबा भी कहा जाता है बेसनगर में। बेसनगर किसका पुराना नाम है? विदिशा का। खजुराहो प्रसिद्ध है किसके लिए? खजुराहो नागरी वास्तुकला के लिए। खजुराहो के जो मंदिर है नागरी वास्तुकला। नागरी वास्तुकला का मतलब होता है कि मंदिर निर्माण की कला, स्थापत्य निर्माण की कला, नागरी वास्तुकला, जिसमें नीचे के मंदिर चौकोर होंगे, ऊपर या तो त्रिकोणा होगा या तो गोलाकार जो ऊपर शीर्ष होगा। तो ये नागरी वास्तुकला जो खजुराहो के मंदिर है नागर वास्तुकला में, नागर शैली में बने हैं, ध्यान रखिएगा। तो नागरी वास्तुकला के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा जिला छीपा शिल्प के लिए फेमस है? तो दोस्तों छीपा शिल्प एक प्रकार की कलाकारी है जिसमें साड़ियों पे हाथ से जो कला है उसको किया जाता है, उसको कलाकारी इसमें की जाती है। ठीक, तो ये कहाँ है? धार जिले में है। धार जिले में कहाँ? कुच्छी में। कुच्छी तहसील है धार जिले की। वहां धार में छीपा शिल्प फेमस है। वहां की जो स्थानीय लोग हैं इस पर महारत हासिल है, वो काम करते हैं। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासक स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों वो था दिलावर खां। दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दिलावर खां। हिंगलाजगढ़ का दुर्ग कहाँ है? तो दोस्तों हिंगलाजगढ़ का दुर्ग जो है मंदसौर में है, और मंदसौर जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। नीमच इसका पड़ोसी जिला है। मंदसौर अफीम के उत्पादन में फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंदसौर गोलीकांड हुआ था, अभी किसानों की हत्या हो गई थी 2018 के चुनाव में, बहुत सरकार के लिए निगेटिव साबित हुआ था वो कांड। ठीक, तो मंदसौर जो है हिंगलाजगढ़ का दुर्ग मंदसौर में है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव क्या है? प्रेम का त्योहार है, भील जनजाति का। इसकी हमने बात की थी विस्तार से। किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की बात की थी? तो दोस्तों शक्ति के पृथककरण, यानी न्याय विभाग अलग हो, न्यायपालिका, और शासन विभाग यानी कार्यपालिका ये अपना अलग अलग काम करें, हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए विभाजन करने की बात कही थी। ये जो बात कही थी ये नेता थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर वही व्यक्ति थे, 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने ये बात कही थी, और इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, 1946 में बना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो दोस्तों गुना जिला में एक अभिलेख मिला है, उसका नाम है तुमैन अभिलेख। ठीक है, तुमैन अभिलेख में जो गुप्त काल में अभिलेख मिला है गुप्त काल का, उसमें कुमारगुप्त राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। यानी शरद काल में जिस तरह सूर्य उदित हो जाए, लोगों के लिए बहुत मतलब अंधा क्या चाहे दो आंखें, वैसे ही है, लोगों को ठंडी में गर्मी चाहिए, सूर्य का प्रकाश आ जाए तो उस कहना ही क्या है। तो तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त की प्रशंसा की गई है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। और यदि पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ है, एससी मतलब अनुसूचित जाति, तो उत्तर प्रदेश होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, और एसटी पूछे तो मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी, और एससी का मतलब अनुसूचित जाति। ठीक, एससी सबसे ज्यादा यूपी में और एसटी एमपी में। ठीक, प्रथम। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग, महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का दक्षिण मुखी मंदिर है। और यह जो मंदिर है यह जो है परमार शासकों के काल में बनवाया गया था। परमार शासक जैसे राजा भोज, इनके जो पिता थे सिंधुराज, ठीक है, उन शासकों ने निर्माण करवाया था महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये कहाँ है? उज्जैन में है। टोटल भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? एक उज्जैन में, एक खंडवा में, ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है। महिष्मती नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कीर्तिवीर अर्जुन, ये है वंश के राजा थे। है वंश के राजा कीर्तिवीर अर्जुन ने महिष्मती नगर की स्थापना की थी। महिष्मती नगर का वर्तमान नाम महेश्वर है। महेश्वर में निमाड़ उत्सव भी होता है। और महेश्वर कहाँ है? खरगोन में। महेश्वर में क्या है? बांध भी बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और ये तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो कीर्तिवीर अर्जुन ने किया था। महिष्मती यानी महेश्वर को रानी अहिल्याबाई ने भी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता को बूढ़ा देव कहा जाता है? तो दोस्तों बैगा जनजाति के देवता को बूढ़ा देव कहा जाता है, जिनका निवास साज वृक्ष में माना जाता है। साज वृक्ष में बैगा जनजाति अपना देवता बूढ़ा देव का निवास मानती है। तो आंसर हो जाएगा बैगा। कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों सही मिलान करना है। होशंग शाह का मकबरा मांडू, मांडू कहाँ है? धार में। इसको महलों की नगरी कहा गया है, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय कहा गया है। और मुगल काल में मांडू को सादियाबाद भी कहा जाता था। ठीक है, मांडू कहाँ है? धार में। वहां से जो ऊंची वादियां हैं विंध्याचल की पहाड़ी में, मांडू की पहाड़ी पर आप चढ़े, वहां से देखें नर्मदा नदी का बहुत अच्छा उत्तम नजारा देखने को मिलता है। मांडू जो है बाज बहादुर और रानी रूपमती के बीच की प्रणय गाथा का प्रतीक भी है। तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में सही है। नवाब हसन, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही है। ठीक, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। झलकारी बाई की समाधि कहाँ है? झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। इनकी समाधि ग्वालियर में है और रानी लक्ष्मीबाई की भी समाधि ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद तानसेन के गुरु थे और इनका मकबरा ग्वालियर में है, और तानसेन का भी मकबरा ग्वालियर में उनके बगल में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये भोपाल में है, मांडू में नहीं है। ठीक है, कहाँ है ये? भोपाल में। और गौस मोहम्मद का ग्वालियर में।
और ये झलकारी बाई की भी कहाँ है, ग्वालियर में। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है, ये सही है। इन्हीं के नाम से होशंगाबाद का नामकरण हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिरों को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो खजुराहो के मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? तो इनके मंदिर समूहों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व, एक है पश्चिम और एक है दक्षिण। ठीक है, पूर्व में पार्श्वनाथ आदिनाथ, पश्चिम में कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, और दक्षिण में भी जो दूल्हादेव मंदिर है, ठीक है, उनका निर्माण किया गया है। इस तरीके से ये मंदिरों को हम 3 भागों में देखते हैं। आप कभी जाएंगे तो यहाँ इन मंदिरों को इन 3 दिशाओं के रूप में, आप समूह के रूप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है, मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में, मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में भील जनजाति 39% है। कुल एसटी में, कुल एसटी में, एमपी में टोटल कितनी एसटी है? 21.10 में 39% किसका हिस्सा है? अकेले भील जनजाति का। और भील जनजाति सबसे ज्यादा एमपी में पाई जाती है, तो भील सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति का समूह कौन सा है? तो हमने पुराने प्रश्न में बात की थी, बैगा, सहारिया, भारिया को 3 को विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार ने घोषित किया है। बैगा, सहारिया, भारिया, बी नंबर सही हो जाएगा। किसे लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों, हिंदू नेपोलियन कर्णदेव को कहा जाता है। कर्णदेव कलचुरी वंश के शासक थे और इन्होंने राजा भोज परमार वंश शासकों के साथ युद्ध भी किया। इनकी कई अपने समय में उपलब्धियां रही, जिनके कारण इनको हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। राजा कर्णदेव को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, राजा कर्णदेव को। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उन स्टेटमेंट में कुछ चीजें हमें असत्य का चुनाव करना है, यानी गलत कौन सा है। राघवगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व राजा अजीत सिंह ने किया। बानपुर से नेतृत्व मदन सिंह ने किया। नरवर के राजा मान सिंह ने अपना खोया राज्य प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये गलत है। ये अंग्रेजों से विद्रोह नहीं किया था, इन्होंने सिंधिया से किया था। किससे किया था? ये सिंधिया से विद्रोह किया था। बाद में फिर रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और ये रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे ने कड़ा मुकाबला किया। सही है, केवल सी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ दिया है चित्रकार, एक तरफ दिया है जन्म। तो कौन सा चित्रकार की जन्मभूमि कौन सी है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि सबसे प्यारी होती है। जननी और जन्मभूमि से बड़ी स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। सैयद हैदर राजा चित्रकार हैं, विश्व प्रसिद्ध। इनका जन्म मंडला में हुआ था। रमेश पटेरिया जी का जन्म जबलपुर में हुआ था। राजा राम जी का जन्म इंदौर में हुआ था। और डॉक्टर मंजूषा गांगुली का जन्म हुआ था ग्वालियर में। तो गांगुली से ग्वालियर, राजा राम से इंदौर, रमेश पटेरिया से जबलपुर और हैदर राजा से मंडला। ये आप इनका ध्यान रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस जनजाति व्यक्तित्व ने किया था? हमने पुराने प्रश्न में विस्तार से चर्चा की है। गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू दोनों ने समूह रूप से। तो गंजन सिंह कोरकू का नाम है, इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। भील जनजाति का समूह मूल रूप से आर्थिक सामाजिक दृष्टि से क्या है? तो दोस्तों, भील जनजाति का जो भिल्ल शब्द है, भिल्ल जो है तमिल भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है धनुष। तो ये वास्तव में तीरंदाज होते हैं, शिकारी होते हैं, और शिकारी और योद्धा के रूप में इनकी पहचान है भीलों की। ठीक है, और भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जाति है और शिकारी और योद्धा कही जाती है। धनुष बाण ये रखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हलवा जनजाति एक जनजाति है, हलवा। इसका निवास स्थान जो है मध्य प्रदेश में कहाँ है, ये हमें बताना है। चलो बताते हैं इसका आंसर। हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। कहाँ स्थित है ये?
बालाघाट जिले में निवास करती है हलवा जनजाति। ठीक है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजाति में टांट्या भील, भीमा नायक जैसे अनेक सेना नायकों ने भील जनजाति के समुदाय से नेतृत्व किया, देश में आजादी में अपना योगदान दिया। तो भील जनजाति, भील आंदोलन भी हुआ, भील विद्रोह भी हुआ कई बार, राजस्थान में, एमपी में, बुरहानपुर में, सब जगह। आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के संबंध में कौन से सही कथन का चुनाव करें? भील जनजाति संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये तो गलत कथन है। ठीक है। दूसरी बड़ी नहीं है, पहली बड़ी है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। यह जनजाति भील जनजाति मंगोलायड है, मंगोलायड नहीं है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलायड है। ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड समूह की कहलाती है। इस जनजाति की स्त्रियां अंगरखा मानक वस्त्र पहनती हैं, सही है। भील जनजाति का प्रिय पदार्थ पेज है, ये गलत है। ठीक। ये जो खाद्य पदार्थ है पेज, ये गोंडों का है, इनका नहीं है, तो सी नंबर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ का अजय किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों रामगढ़ का जो अजय किला है, ये जो किला है ये बड़वानी जिले में पड़ता है और इसका निर्माण परमार राजाओं ने कराया था, परमार शासकों ने इसको बनवाया था और ये अजय माना जाता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और उसकी पंचायत को मैयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैयारी। ठीक है, इसकी पंचायत को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्राचीन भारत का जो मिल्टन है ये कहा जाता है भवभूति को। ये बहुत अच्छे संस्कृत के महान नाटककार थे और ये कन्नौज के दरबार में, कन्नौज राजा के दरबार में, यशोवर्मन के दरबार में रहते थे और इन्होंने मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित इन्होंने रचा है भवभूति जी ने। ठीक है, तो इनको प्राचीन भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, इस कथन से ध्यान रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों सांची का जो स्तूप अशोक ने बनवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, इसकी खोज करता है जनरल टेलर। 1818 में इन्होंने इसकी खोज करी, यानी इसके बारे में पता लगाया और सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला। कब मिला? यूनेस्को सूची में। जब किसी भी स्थान को यूनेस्को सूची में नाम मिल जाता है तो उस स्थान के संरक्षण के लिए यूनेस्को जो है धन भी मुहैया कराता है और इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं और उसकी विश्व में ख्याति होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? कबीरपंथी मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाली जनजाति है कबीर जनजाति, कबीरहा जनजाति। ठीक है, जैसे कबीर जी का कहना था कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ताक चढ़ मुल्ला बांग दे, बहिरा हुआ खुदाए। इन्होंने जो मुसलमान लोग अजान करते हैं उसकी निंदा करते हुए कहा उन्होंने कि ये दिन भर चिल्लाते रहते हैं जैसे खुदा इनका बहरा है। ऐसे हिंदुओं में जो मूर्ति प्रथा थी, मूर्ति पूजा है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो कबीरा पूजे पहाड़, यानी आप पत्थरों को पूजकर भगवान मिल जाएं तो हम पूरा पहाड़ पूज लेंगे। ऐसे वो एक स्पष्ट दृष्टि रखने वाले व्यक्ति कबीर यानी कबीरदास जी, जिन्होंने बीजक नामक ग्रंथ की रचना, यानी उनके जो मौखिक दोहे थे उनके शिष्यों ने बाद में संकलित किया। तो बीजक में उनके दोहों का वर्णन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पताए। इन्होंने गुरु महिमा, सत्संगति की महत्ता, बहुत सारी बातों पर इन्होंने अपने दोहे के इस रचना करी। तो जो पनिका जनजाति है, कबीरहा जनजाति है, कबीर को अपना आदर्श मानती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो जो दोस्तों जो भीलों का निवास स्थान कहलाता है उसको फाल्या कहते हैं। जैसे हम लोग अपने जो निवास स्थान होता है उसको कहते हैं टोला, मोहल्ला। ठीक है, तो उनके निवास स्थान को कहते हैं फाल्या। और अपने हम घर को क्या कहते हैं? महल, बिल्डिंग। ठीक है, और क्या कहते हैं? कोई नाम रख देते हैं, लेकिन उनके घरों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। तो ये मकान या घर, मकान या
घर को कु कहा जाता है और निवास स्थान को फल्या कहा जाता है, जैसे टोला मोहल्ला बस्ती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों हिंदी में कई अपभ्रंश है, उन्हीं में से एक जो बोली है वो बघेली, उसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, जो भाषा का विकास है वो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? आदि भाषा संस्कृत। संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, ठीक, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश से आई अवहट्ट, और अवहट्ट से आई हिंदी, जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी हिंदी। तो इस तरीके से सबसे प्राचीन आदि भाषा देव भाषा संस्कृत है। उसके बाद पाली भाषा, जिसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। प्राकृत भाषा, जिसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिए प्राकृत भाषा में, गुप्त काल में भी भाषा थी ये। अपभ्रंश, उसके बाद थोड़ा सा ये भाषा में कुछ परिवर्तन है, उसको अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, उसको अवहट्ट कहा गया। अवहट्ट जब परिवर्तित हुई तो हिंदी में आ गई खड़ी बोली के रूप में, अमीर खुसरो ने खड़ी बोलियों में रचना की। ठीक, तो इस तरीके से अर्धमागधी अपभ्रंश, जो अपभ्रंश के कई प्रकार हुए, उन्हीं में से एक अपभ्रंश है अर्धमागधी, जिसकी रचना, जिसकी जो भाषा बोली है बघेली है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में परमार शासकों का इतिहास लिखा है। तो दोस्तों जो परमार शासक थे, परमार शासकों के बारे में जो संस्थापक थे, संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज, कौन थे? उपेंद्र कृष्ण राज, उपेंद्र कृष्ण राज। और ये जो परमार शासक थे, ये धार राजधानी थी इनकी, यानी उज्जैन राजधानी, पहले उज्जैन, और जब राजा भोज राजा बने तो उन्होंने धारा नगरी या धार को राजधानी बनाया, वहां सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, भोजशाला का निर्माण कराया। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी बाद में बने सिंधुराज। ठीक, कालांतर में सिंधुराज के बाद कौन बने थे? राजा भोज। राजा भोज के पिता थे सिंधुराज, और सिंधुराज के दरबार में जो व्यक्ति थे वो परिमल पद्मगुप्त, परिमल पद्मगुप्त। और परिमल पद्मगुप्त ने जो रचना रची उसका नाम था नव साहसांक चरित। नव साहसांक चरित परिमल पद्मगुप्त की रचना है। और परिमल पद्मगुप्त जो है सिंधुराज का दरबारी कवि था, और इस दरबारी ने इस रचना को रचा जिसमें परमार शासकों का व्यापक इतिहास मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो दोस्तों ये जो नृत्य है ये सहरिया जनजाति द्वारा, शिवपुरी में, ग्वालियर में, गुना, अशोकनगर में रहने वाली सहरिया जनजाति में ये दुलदुल घोड़ी नृत्य फेमस है। वहां कई विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलन शादी विवाह में देखने को मिलता है। किस जनजाति में लमसेना प्रथा प्रचलित है? बैगा, बैगा में लमसेना विवाह है। लमसेना विवाह का मतलब होता है सेवा विवाह। क्या है? एक प्रकार से सेवा विवाह। सेवा विवाह गोंडों में भी होता है, जिसको घर जमाई कहते हैं। ठीक है, मतलब जो वर होगा यानी दूल्हा होगा वो लड़की के यहाँ जाएगा, उनकी मदद करेगा, और वो लोग खुश हो करके उसको अपनी लड़की सौंप देंगे, यानी विवाह कर देंगे। तो एक प्रकार से सेवा विवाह होता है, लमसेना विवाह कहते हैं इसको। और इसमें जो है वर्तमान के विवाह से अलग होता है। ठीक है, इसमें जो लड़का होता है वो लड़की के यहाँ जाता है और उनके यहाँ सेवा करता है, उसके माँ बाप की हेल्प करता है, और फिर उसका विवाह कर दिया जाता है। इसको सेवा विवाह कहते हैं। सेवा करो तो बदले में हम कन्या देंगे। ठीक, तो ये बैगा जनजाति में प्रचलित है। और ये वास्तव में इसलिए किया गया था कि पहले गरीबी बहुत थी तो जाहिर सी बात है कोई अपनी कन्या को तभी देगा जब उसके गुणों से परिचित हो जाएगा, कमाने लायक है कि नहीं। तो ये अच्छी पद्धति है टेस्ट करने की, जानने की कि व्यक्ति कमाऊ है कि नहीं। तो ये बैगा जनजाति में प्रचलित है। लमसेना विवाह गोंड में, दूध लौटावा, सेवा विवाह, घर जमाई उसको कहते हैं। ठीक है, ये प्रचलित है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाने वाले खम्ब स्वांग में किसका पूजन किया जाता है? तो दोस्तों
कोरकू जनजाति दक्षिण मध्य प्रदेश में निवास करती है और ये खम्बस्वांग जो उनका नाट्य है उसमें पूजा की जाती है मेघनाथ की। मेघनाथ जो है रावण का पुत्र था। एक मेघनाथ कौन था? रावण का पुत्र था और इसको जो है कोरकू जनजाति पूजा करती है। पेपर में आ सकता है कि कौन सी जनजाति मेघनाथ की पूजा करती है, तो मेघनाथ की पूजा कोरकू जनजाति द्वारा की जाती है। कोरकू जनजाति कहाँ निवास करती है? होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, ये जो दक्षिण के जिले हैं निमाड़ में, वहां। और एक खम्बस्वांग उनका नाट्य होता है जिसमें वो मेघनाथ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी आज की वो यही कंप्लीट होती है। आप हमारी एकेडमी द्वारा संचालित की जा रही एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि मई में होने वाली है परीक्षा, उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं यदि ज्वाइन करना चाहें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का सेशन एमपी के भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ समाप्त होता है। आप हमसे यूं ही जुड़े रहें और आपके कोई कीमती सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं आप हमसे जुड़कर अपनी सफलता के कारवां को आगे बढ़ाएं और जहां आपके कोई क्वेश्चन हो वो जरूर हमसे शेयर करें। हम यथासंभव आपसे रूबरू जरूर होंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम इस श्रृंखला को यहीं से विराम देते हैं। आगे फिर नेक्स्ट विषय के साथ हम फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे एक नए 100 प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक बने रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।